एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक टीचर क्लास में आके कहता है कि सभी बच्चों को आर्ट रूम में चले जाना है। ये सुनते ही सुजान तुरंत उठकर आर्ट रूम में चला जाता है और जांग वांग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। तो सुजान को कहता है कि ये तो टाइम से पहले ही आ गया। जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो सारे ड्राइंग बोर्ड स्टैंड बाकी जो सामान था वो लगाने लग रहा होता है। सुजान तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। सुजान कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जांग वांग बोलता है क्या तुम्हें ही यहाँ आने की परमिशन है कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तो सुजान बोलता है कि पहले तुम अपने आप को यूजफुल बनाओ। इसके बाद वो आर्ट क्लास स्टार्ट होने लगती है और टीचर पूछते हैं कि यहाँ आगे बैठकर मॉडल कौन बनेगा ताकि बच्चे उसका फोटो बना सके। तभी जांग वांग सुजान का नाम ले लेता है और कहता है कि एक परफेक्ट मॉडल होगा। बच्चे तो नहीं मानते क्योंकि वो उसको एक जिंक्स मानते थे, इसलिए वो कह रहा था कि नहीं ये नहीं, बट फिर भी वो उसको भेज देते हैं। वो आगे जाकर बैठ जाता है तो लेकिन उसका सही पोज नहीं होता है। तो सारे बच्चे कहते हैं कि ठीक से बैठो, ऐसे पोज दो, ऐसे पोज दो। यह सुनकर जांग वांग थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो खुद उठकर उसके पास जाता है और उसके हाथ पैर बॉडी मतलब पूरी बॉडी का ठीक से पोस्चर करता है, उसका चेहरा पकड़कर सही पोस्चर देता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं बेचारा। और ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और वहां से बयान वे भी गुजर रहा होता है, वो भी देखकर चौंक जाता है। आखिर में वो जांग वांग समझ जाता है कि बच्चे देख रहे हैं तो वो वापस जाकर बैठ जाता है। अब सभी बच्चे ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा सुजान है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि वो बार बार जांग वांग की तरफ देख रहा था। इसी दौरान एक बच्चे का तो स्टैंड से सिर लग जाता है, स्टैंड गिर जाता है, इसके पेंट फैल जाता है तो किसी के। और तभी सुजान का दोष देने लगते हैं कि ये ही है जो उसी की मनहूसियत की वजह से ये सब हुआ है। यह सुनकर सुजान कहता है कि मैं अपनी सीट पर वापस जा रहा हूँ, बट जांग वांग उसे मना करता है। वो कहता है कि मुझे याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे पेंट वॉश का डिब्बा भी लीक हुआ था ना, और तुम सबके ड्राइंग बोर्ड भी एक जैसे है। हर चीज के लिए इसे दोष क्यों देते हो। तुम लोग अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाते तो मॉडल को दोष देते हो, कुछ गलत हो जाए तो इसे बदकिस्मत कह देते हो। क्या तुम जानते हो कि हर आर्ट क्लास से पहले तुम्हारे सारे ड्राइंग बोर्ड कौन लगाता है, वही सब कुछ तैयार करता है। और तुम लोग इसे मतलब नॉर्मल बात नहीं करते हो, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम इसी पर ही ब्लेम करने लग जाते हो। क्या यह सच में एक बदकिस्मती है। फिर तुम उस पर इंसान पर इल्जाम डालने के आदी हो जो कि जवाब भी नहीं देता है पलटकर। फिर वो उसको सुजान को वापस वही बैठा देता है और जिस लड़की की पेंटिंग पर पेंट गिरा था उसका थोड़ा सा पेंट लेकर उसकी पेंटिंग पर लिप्स पर लगाने लगता है। आखिर में आर्ट क्लास खत्म हो जाते हैं। सारे बच्चे एक एक करके सुजान से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आगे दिखाई जाता है कि वो घर जा रहे होते, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है क्योंकि सुजान के पास तो छाता था पर उसके पास नहीं था। जैसे उसे पूछने के लिए जाता है तो एक लड़का उसको लेकर चला जाता है, उसके पास बिछाता था। जैसे सुयन फिर भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो उसकी बातें करते जाते हैं। तो जैसे वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वो भी पीछे मुड़ जाता है और फिर जैसे ही वापस ले जाने लगता है देखता है कि जांग वांग तो यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ गया। तभी जांग वांग उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास छाता था तो मुझे बताया क्यों नहीं। बट वो बोलता है कि मुझे अकेले चलना पसंद है। फिर दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और कहता है कि वो लोग की बातें सुनकर थक चुका हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास रहना बदकिस्मती है, लेकिन सुजान कहता है कि उन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जांग वांग कहता है क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई तुम्हें परवाह हो। बट सुयन कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की परवाह है। बट फिर वो कहता है कि क्या मेरी दादी की परवाह नहीं है। तो वो बताता है कि मेरे साथ सबसे अच्छा बिहेव करने वालों में से एक थी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुम्हें अपनी दादी की इतनी परवाह थी तो तुम उनसे मिलने इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आई। क्या तुम्हें आखिरी बार उनसे न मिल पाने का पछतावा नहीं है। यह सुनकर वो और फिर कहता है कि मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ, जब तुम अपने गांव वापस आए तो तुम सीधे अपनी दादी के पुराने घर गए और तुम्हें वो हाइट वाला जो निशान था वो याद है, कैट याद है, सब कुछ याद है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम उन्हें इतना याद करते तो फिर तुम उनके पास वापस क्यों नहीं आए। तभी वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं वापस नहीं आना चाहता था। मेरे पापा कहते थे कि अपने गांव लौटना मतलब निकम्मा होना। उन्हें मुझे यहाँ के किसी भी इंसान से जुड़ने नहीं दिया। हर बार जब मैं वापस आना चाहता था वही मुझे रोक देते थे। और जब मेरी दादी गुजर गई तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान खो दिया है। उसी के खिलाफ मैंने बड़ा खड़ा होना शुरू किया। और कहता है कि ऐसा नहीं था कि मैं अपनी दादी से नहीं मिलना चाहता था, बस मेरे बस में नहीं था। इसके बाद वो उसको लेटर दे देता है निकाल कर और कहता है कि तुम्हारी दादी ने मरने से पहले ये मुझे दिया था। उन्हें कहा था कि अगर तुम कभी भी वापस आओ तो मैं तुम्हें दे दूं, पर मैंने सोचा तुम इसके तो लायक ही नहीं हो। तुम्हारी दादी इतने सालों तक तुम्हारा वेट करती रही, जब तुम वापस आए तो तुम्हें मुझे लगा कि तुम सिर्फ घर लेने आए हो, इसलिए मैंने तुमसे नाराज था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा फील हुआ कि वैसे इंसान नहीं हो जैसे मैं समझता हूँ। यह कहकर वो लेटर देकर वहां से चला जाता है। आगे जांग वांग का भाई बयानवे को पढ़ा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इनको करो पहले, बट वो कहता है कि मैं इसको क्यों करूँ, ये मेरे काम का नहीं है। बट उसका जांग वांग का भाई बोलता है कि अपने कर चुकाना, दुनिया ऐसे ही चलती है, तुम अपना समय देकर उसे चुकाते रहो। बट बयानवे कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं सभी छोड़ दूँ, वो बेवकूफ सवालों का क्या फायदा, इससे क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी और कर्ज वसूलने वाले हमेशा दरवाजे पर आना बंद कर देंगे क्या।
तभी जानवांग का भाई कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन क्या है, लेकिन ये कोई वजह नहीं है, तुम खुद से हार मान लो। लेकिन वो बोलता है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो ऐसा भाषण देना बंद करो, और ये कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जो जानवांग वो अपनी दादी की चिट्ठी पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा हुआ वांग वांग मेरे बच्चे, जब तक तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे दादी इस दुनिया से जा चुकी होगी। दुखी मत होना, मेरी जिंदगी में तुम्हारा मेरा पोता होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। घर के बारे में शू फैमिली को दोष मत देना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। शूयान बिल्कुल बचपन से तुम्हारी तरह है, बस वो तुमसे ज्यादा शांत और अकेला है। इस शहर की बातें कीलों की तरह चुभती है उसको, लेकिन यह सब सहता रहता है। लेकिन डैड का दिल अब इस शहर में नहीं रहा है, लेकिन दादी जानती है कि तुम्हारे दिल का एक हिस्सा हमेशा इस समुद्र किनारे वाले शहर में रहा है, इसलिए सू फैमिली को देना ऐसा ही है जैसे तुम्हें देना है। तुम और सू यहाँ दोनों ही अकेले बच्चे हो, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, यही फैमिली कहलाती है। और जो एटीएम है वो वही जगह पर रखा हुआ है, और पिन तुम्हारा बर्थडे है, और दादी ने जो भी बचा है तुम उसे जैसे चाहो उसको यूज कर सकते हो। वो रोने लगता है, तभी वो घर आता है तो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट नहीं खोल पाता। जैसे वापस जाने लगता है तो उसकी माँ उसका दरवाजा खोलकर देख लेती है, तो उसको तुरंत अंदर बुला लेती है। फिर उसके लिए वो टावल लेने भी चला जाता है, और उसकी माँ है जो वो उसके लिए खाना लेकर खेल लेने चली जाती है। वो कहता है कि उसके पहले पूरे घर को देखता है कि उसकी जो सामान था दादी का, वो सारा सामान ऐसे के ऐसे रखा था, क्योंकि उन्होंने एक भी टच नहीं किया हुआ था। उसकी माँ जैसे ही खाना लेकर आती है तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी दादी को यह खाना बहुत पसंद था, जब तुम छोटे थे तो यही रहते थे, वो अक्सर मेरे यहाँ से खरीद कर खाना लेकर जाती थी। वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल वैसी उन्हीं जैसी है। फिर कहते हैं कि जब तुम्हारी दादी हमारे साथ थी तो वो हमेशा तुम्हारी बातें किया करती थी, उन्हें पता था कि तुम्हें ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बचपन में बहुत शरारती थे, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें संभाल कर रखी। मैंने सब कुछ कपूर की लकड़ी वाले पुराने बॉक्स में रख दिया है, मुझे लगा कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। फिर वो डायरी लेकर आता है तो उसमें उसके खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। सुयन कहता है कि हम सब ये पैसे लौटाना चाहते थे, हमने सोचा कि बाद में सब कुछ चुका देंगे, लेकिन दादी ने कभी पैसे लेने से मना कर दिया था, इसलिए हम सब उसका ख्याल रख रहे थे। मेरी माँ ने कुछ पैसे तो पड़ोसियों से लिए थे, कुछ तो हमने चुका दिए बट कुछ रह गए। फिर कहती है फिर उसकी बहन कहता है कि मेरी माँ सुबह होने से पहले डॉक्टर के लिए सामान लेने जाती है, रात में नूडल शॉप बंद होने के बाद भी मछली का काम करती है, उन्हें खुद पुरानी बीमारी है लेकिन फिर भी करती है। मेरा भाई स्कूल के बाद हर दिन काम पर जाता है। यह सुनकर वो उनसे माफी मांगता है। फिर वो पूरे घर को देखता है तो एक पोस्टर के नीचे एटीएम रखा हुआ था, बट सुयन कहता है कि मैंने इसको पहले देख लिया था बट मैंने इसको फिर से वापस वहीं रख दिया। बट तभी जो जांग वांग है उसकी माँ को देना चाहता था, बट उसकी माँ लेने से मना कर देती है। वो कहता है कि दादी ने कहा था कि ये मेरे पैसे, मैं जैसा चाहूँ इनको वैसा यूज कर सकता हूँ। उसको कहता है कि मैंने जो भी बुरी बातें कही थी उसका प्रायश्चित कर सकूँ, उसको वो कार्ड वगैरह दे देते हैं। उसकी माँ वो कार्ड ले लेती है। फिर वो कहते हैं कि बाहर बहुत तभी उसकी माँ कहते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्यों ना तुम आज रात यही रुक जाओ, और खतरा भी है। उसकी बहन चुपके चुपके मतलब मुस्कुराती रहती है। तभी जांगवा कमरे में आता है तो वो एक बॉक्स लेकर बैठा था। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी दादी का बॉक्स है, इसको तुम देख सकते हो। वो नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही उस बॉक्स को देखता है उसमें उसकी दादी की तस्वीर और उसका सामान रखा हुआ था। उसको देखकर वो इमोशनल हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो दोनों रात में सो रहे होते हैं तो जांगवांग धीरे से थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू किस लिए बोल रहे हो, बट जांगवांग बोलता है क्योंकि तुमने मेरी दादी का ख्याल रखा था ना। सुजान कहता है कि असल में दादी ही थी जिन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा था। मेरी माँ के अलावा इस शहर में सब लोग मुझे मनहूस समझकर दूर रहते थे, इसलिए दादी ही थी जिन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा। उन्हें हमेशा मेरे साथ दोस्त बल्कि फैमिली की तरह बिहेव किया। यह सुनकर जांगवांग कहता है कि अगर दादी तुम्हें फैमिली मानती थी तो इसका मतलब हम भी फैमिली है। बट सुजान कहता है कि कौन तुम्हारी फैमिली बनना चाहता है, बट वो बोलता है कि अगर फैमिली नहीं तो कम से कम दोस्त ही बन जाओ। इसके बाद वो पिंकी प्रॉमिस करते हैं। अगले दिन जब वो दोनों साथ में स्कूल आते हैं तो बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कब मैंने तो सुना है कल रात ये सुजान के घर पर भी रुका था। तभी जांगवांग कहता है कि अरे क्योंकि तुम लोग सुजान के करीब नहीं हो ना, इसलिए तुम इतने लक्की हो। उनको ही टोंट मार देता है और कहता है कि इनको दोष देना बंद करो। इसके बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो ट्रेनिंग की बातें करता है, बट वो बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा। बट जांगवांग बोलता है पैसे दूंगा यार। बट सुजान कहता है कि तुम मेरे घर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी दादी का घर है। जब तुम्हारा मन करे आ जाना, जब तुम्हारा मन करे चले जाना। सुजान और तभी वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। सुजान तो घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया, वो तुम क्या कर रहे हो ये। तभी जांगवांग मुस्कुरा कर कहता है क्या मुझे एक टॉफी मिल सकती है। तो सुजान अपनी जेब से एक टॉफी निकाल कर उसे दे देता है। उसको देखता ही रहता है और फिर जांगवांग उसको टॉफी को खा लेता है। आगे दिखाया जाता है कि वो सभी क्लास में बैठे हुए कुछ खा रहे होते हैं, तभी वो उसके बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो लड़का सिर्फ बहुत ही बड़ा जिंक्स ही नहीं बल्कि काफी अच्छा इंसान भी है। हालांकि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा गुस्सैल भी है, हमेशा अच्छे ग्रेड्स भी लाता है, लेकिन मैंने कभी भी उसको गुस्से में नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, बल्कि उसने भी हमें कभी हमारे साथ घूमने की कोशिश ही नहीं की है। फिर वो बताता है कि एक बार टीचर ने ग्रुप चैट के बारे में पूछा था तो वो बोलता है कि मेरे पास वी चैट नहीं है। वी चैट ही नहीं बल्कि उसके पास फोन भी नहीं है।
तभी जो जांगवांग है वो शुयान की तरफ देखता है, वो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो अपने भाई के पास जाता है, तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है तो साफ साफ बताओ, आगे तुम पूछना क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं शुयान के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो भाई बोलता है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन के बारे में मुझे तो ज्यादा नहीं पता, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम बयानिए से पूछ लो। तो तभी जानवांग कहता है क्या तुम बयानवे को जानते हो, क्या तुम इसके कितने करीब हो। उसका भाई बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं है। फिर कहता है कुछ चीजों के लिए बहुत सारे कारणों की जरूरत नहीं होती है, जिन लोगों की तुम परवाह करते हो उसके साथ अच्छा बिहेव करना कोई शर्म की बात नहीं है, चाहे वो दोस्त हो या कुछ और। बल्कि आगे दिखाई जाता है कि जांगवांग शुयान के बारे में जानने के लिए बयान ये से के पास आ जाता है, बट बयानवे उसकी फैमिली की पूरी सिचुएशन उसको बता देता है कि उसकी माँ ऐसे ऐसे पैसे कमाती है बड़ी मुश्किलों से, और वो जो है वो अपनी बहन के लिए पैसे कमाता है। आगे दिखाई जाता है कि जब वो डॉक में रात में काम कर रहा होता है तो उसकी मेहनत की कमाई उसे मिल जाती है। तो उसके अंकल कहते हैं कि कल रात एक खतरनाक काम होगा, अगर तुम काम के लिए हाँ कर देते हो तो वो तुम देख लो। तो हाँ बोल देता है, और फिर वहां से जो हमारा जांगवांग है वो गुस्से में वहां से चला जाता है। आगे जब जांगवांग सुयान की बहन से मिलने के लिए आता है तो वहां पर वो हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर मुझसे क्या पूछने के लिए आया। तो पूछते हैं कि आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। तो जांगवांग कहता है कि मेरा एक सवाल है, तुम्हारा भाई अब इतना बड़ा हो गया फिर भी उसके पास फोन क्यों नहीं है। बट उसकी बहन कहती है कि मेरा भाई ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा मैं ही उससे बात करने के लिए मजबूर करती हूँ। घर पर जब हम होते हैं तो अक्सर एक दूसरे के नोट से ही लिखकर बात करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो नया फोन खरीदने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता, शायद जानबूझकर ऐसा करता है। जांगवांग पूछता क्या पैसों की कमी से। उसकी बहन कहती है कि ये कहना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मेरा भाई ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन शहर की क्लास बहुत ज्यादा महंगी है, एक ही सेशन के 10,000 रुपए है। जब मेरे भाई को इसके बारे में पता चला तो उसको चुपके से कई पुराने और मुश्किल काम करने शुरू कर दिए। जब उसको चोट भी लग गई, एक शीशा काटते हुए उसको चोट लगी। जब मैंने पूछा तो वो बोला कि बस गलती से एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर जांगवांग कहता है तुम्हारी एक्टिंग क्लास का खर्च मैं उठाऊंगा। फिर वो उसे कुछ किताब देता है और कहता है लेकिन ये फ्री में नहीं दे रहा हूँ, बदले में तुम्हें अपने भाई के बारे में मुझे हर खबर बतानी होगी। वो मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद वो बताते हैं कि उसका भाई देर रात तक माँ के साथ हिसाब किताब करने में हेल्प करता है, उसके जूते भी पुराने हो चुके हैं, उसे नए जूते की जरूरत है। यह सब सुनकर जांगवांग चुपचाप वहां से चला जाता है। आगे दिखाई जाता है कि जब सुयेन जा रहा होता है तो जांगवांग स्कूटी लेकर आता है, तो वो उससे कहता है कि तुम इस पे मेरे साथ चलो, ये बाइक तुम्हारे लिए है, तुम्हें अपनी माँ के लिए डिलीवरी करनी पड़ती है ना, दौड़कर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बाइक से तुम ज्यादा डिलीवरी कर पाओगे। फिर वो तुरंत कहता है कि ये गिफ्ट नहीं है, इसकी एक शर्त है, तुम्हें रोज मुझे स्कूल लाना और छोड़ना होगा, मैं हर रोज पैदल चलकर थक जाता हूँ। बट वो मना कर देता है फिर भी। बट जांगवांग कहता है कि ट्राई करो, मैं एक सीजन्ड वेटरन हूँ, तुम्हारे बदकिस्मत वाले नेचर से मुझे डर नहीं लगता। फिर वो मान जाता है, उसके साथ स्कूटी पर मतलब उसको स्कूटी चलाकर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जांगवान का भाई किसी काम में लगा होता है, तभी वहां पर बयानवे आ जाता है और कहता है कि आज के बारे में मेरा तुम्हारे ऊपर जो कर्ज था वो खत्म हो गया। बट जांगवान का भाई कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, उस टाइम के बारे में जब तुम्हें उसको छोड़कर एक गंदी जगह वापस आने का फैसला किया। अचानक उसके डैड के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे डैड का ये नाम था, उनकी उम्र इतनी थी, 5 साल पहले उन्होंने कसीनो में 3 लाख का कर्ज जुए में डुबो दिया, फिर एक रात सारा सामान पैक करके वहां से भाग गए, तुम्हें और तुम्हारी माँ को कर्ज वसूलने वालों के बीच छोड़कर चली गई है। सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और कहता है क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। बट उसका भाई बोलता है कि अपने मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ आते हो या नहीं आते हो। फिर उसको भाई उसको अपने एक गलियों में लेकर आता है जहाँ गरीब और टूटे हुए लोग जिंदगी काट रहे होते हैं। उससे कहता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, फिर भी वो जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होगा, एक कूड़ा बीड़ने वाला भी होता है। उसकी तरफ इशारा करता है, वो बोलता है कि मुझे ये सब दिखाने का क्या मतलब है, क्या तुम अपनी समझदारी दिखा रहे हो या ये कहना चाहते हो कि मैं भी इन हारने वालों जैसा बन जाऊंगा। चांग वांग का भाई कहता है कि तुम्हें उनमें से काफी हद तक वैसे ही हो, तुम्हें लगता है कि स्कूल बेकार है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ मजबूत होना मायने रखता है और तुम सोचते हो कि कल की चिंता करोगे तो ये सब हो जाएगा। बयान में कहता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ। फिर कहता है फर्क क्या है, शायद तुम्हारे डैड भी जवानी में यही कहते होंगे। यह सुनकर बयान में अंदर से टूट सावर रोने लग जाता है और उसका जांगवांग का भाई कहता है कि आज बस थोड़ा थोड़ा करके कर्ज वसूलना, कभी कभी तस्करी का सामान उठाना, ऐसी चीजें अगर एक बार शुरू करो तो 10 बार करोगे और आखिर में जेल पहुंच जाओगे। क्या तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है। तो बयानवे कहता है कि तो मैं क्या करूँ, अगर ये सब नहीं करूँगा माँ की दवाइयाँ और मेरे स्कूल का खर्च कौन उठाएगा। तो जांगवांग का भाई उसे एक डील करता है और कहता है कि हर दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम दूंगा, काम पूरा करने पर तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे, अगर तुमने टेस्ट में ज्यादा नंबर लिए तो 500 रुपए दूंगा। वो हैरानी से पूछता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। बट वो कहता है कि मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, मैं ये सब नहीं मजाक वजाक नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमारे साथ चलो। बट वियान में मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी जांगवान का भाई कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। बट वो मान जाता है, उसके साथ वो चला जाता है।
आगे दिखाई जाता है कि जब दोनों भाई-बहन स्कूल जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि उनका पूरा घर साफ-सुथरा हो चुका है, सब कुछ चमक रहा होता है और वो हैरानी से कहता है, "क्या किसी ने हमारे घर की सफाई कर दिया है क्या?" तभी उसकी नज़र जूतों पर पड़ती है, जो एक जोड़ी मतलब उसके दोनों भाई-बहनों के लिए लेकर आया था। तो तभी उसकी बहन खुश होकर कहता है कि, "मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कल जांगवान को सब बताया था, उसने तो मेरे लिए भी एक जोड़ी जूते भी ले आई, वो कितना ध्यान रखने वाला है ना।" फिर वो पहन लेते हैं, वो स्कूल में पहनकर आ जाता है। जैसे ही क्लास में पहुँचता है, तो सीधे जांगवांग से कहता है कि, "मेरे दरवाजे पर जो जूते रखे थे, वो तुमने रखे थे ना?" पर जांग वांग कहता है कि कौन से जूते? मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बट शुयान कहता है कि गेट ठीक करना, कपड़ों की रस्सी ठीक करना, पानी होल्डर ये सब तुमने ही किया ना। फिर भी वो मना कर देता, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। शुयान कहता है कि तो शायद किसी ने गलती से छोड़ दिए होगे, मुझे रात में उन्हें वापस बाहर रख देना चाहिए, शायद उसका असली मालिक उन्हें लेकर चला जाए। जांग वांग जल्दी से बोल पड़ता है, रुको, वो एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, जरूरतमंद स्टूडेंट को सम्मान दिया जाता है। लेकिन उसको शुयान तुरंत पकड़ लेता है और कहता है कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम ये ब्रांड के जूते देता है। तो जांगवान के पास जवाब नहीं होता, वो थोड़ा शर्माते हुए बचने की कोशिश करता है। तभी वो मुस्कुरा भी देता है और कहता है कि जूते थोड़ा सा कंफर्टेबल है, मैंने पहन लिए। यह सुनकर जांगवांग बस स्माइल कर देता है। आगे दिखाई जाता है कि बयान में लगातार मतलब टेस्ट की देने की कोशिश कर रहा है, तो वो दे भी देता है। तभी उसकी मेहनत के पैसे भी मिल जाते हैं। जांगवान का भाई नोटिस करता है कि उसके दांत में दर्द हो रहा है। वो पूछता है क्या तुम्हारे दांत में दर्द है, बट वो कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। फिर भी उसका मुंह चेक करने लगता है। जैसे वो उसके दांत देखने के लिए हाथ अंदर उसके मुंह में डालता है, तो बयान की हालत खराब होने लगती है। वो बुरी तरह घबरा जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और लगातार अपने मतलब उसके होठों, गले और चेहरे की तरफ देखता रहता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। आगे दिखाई जाता है कि जांगवांग शुयान के घर का टूटा गेट ठीक कर रहा होता है। ये सब अब वो देख लेता है। तो वो कहता है कि जब वो पानी दे रहा होता है पौधे को, तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये सब तुमने ही किया था ना। बट जांगवांग कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी शुयान बोलता है कि अच्छा, तो तुम पूरा टूल बॉक्स लेकर यहाँ से घूम रहे थे। वो जल्दी बहाना बनाकर जाने लगता है। तभी शुयान बोलता है कि माँ ने कांजी ड्रिंक बनाई है, अगर चाहो तो अंदर आ सकते हो। वो उसके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तो उसकी बहन ने कहती है कि मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है, वो भी ऑनलाइन। टीचर ड्रामा अकेडमी के प्रोफेसर उनके कई बड़े स्टार्स को सिखाता है। माँ पूछती है कि इसमें कितने पैसे लगे हैं, बट जांगवांग कहता है कि कुछ खास नहीं, जो प्रोफेसर है वो मेरी माँ के दोस्त हैं, उन्हें कुछ स्टूडेंट चाहिए थे। उसकी माँ थोड़ी सी भावुक हो जाती है, उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद सब वो खाना खाने लगते हैं। तो जांगवांग की कटोरी से वो खाना खा लेता है। तो उसकी कटोरी जब खाता है तो उसको नमक बहुत ज्यादा लगता है, तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर अब वो जब बर्तन साफ करता है, तो उससे पूछता है तुम तो बर्तन साफ करने में बड़े अच्छे हो। बट कहता है मैं बचपन से ही साफ करता हूँ। फिर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास फोन का चार्जर है, क्योंकि मेरा फोन डेड हो गया है, मेरा अभी यहाँ पे नहीं है। तो वो बोलता है मेरे पास फोन नहीं है। तो जांगवांग बोलता है क्या तुम्हारी माँ इतनी स्ट्रिक्ट है कि तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, फिर तुम अपने क्लासमेट से कैसे कॉन्टेक्ट कर पाते हो। वो बोलता है कि मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है। जांगवांग बोलता है कि लेकिन ग्रुप चैट में रोज कुछ ना कुछ शेयर होता रहता है, शायद तुम्हें भी कुछ पसंद आए। बट जो शुएन है वो बोलता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है और मुझे किसी से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे लिए सबसे जरूरी लोग इसी घर में रहते हैं। वो अपनी माँ और बहन की तरफ इशारा करता है और ये जांगवांग कहता है कि तो क्या मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। यह सुनकर शुयान उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। आगे दिखाया जाता है कि जब शुयान क्लास में बैठा होता है, तो उसकी डेस्क पर एक नया फोन रखा होता है, उसके साथ एक नोट भी होता है। जांगवांग कहता है मैं तुम्हें ये दे नहीं रहा, बस उधार दे रहा हूँ, मुझे तुम्हें वीचैट पर ऐड करना है और वैसे भी तुम्हें मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बनना होगा, मुझे जरूरत पड़ने पर कभी भी तुमसे संपर्क करना चाहिए था। शुयान उसको थैंक यू बोलता है और फोन रख लेता है। जांगवांग पूछता है कि तुम्हें फोन यूज करना आता है। इतने में टीचर क्लास में आ जाते हैं और बताते हैं कि अगले महीने स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट उसका मुख्य इवेंट होगा और क्लास को जीत कर दिखाना होगा। सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको जांगवान को भी शामिल करने के लिए कहते हैं। बट जांगवान कहता है कि मेरी टीम में शामिल तो हो जाऊं, बट मेरी एक शर्त है कि शुयान भी इस टीम में शामिल होगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि अगर ये हमारी टीम में आएगा तो हार जाएगा और ये मजाक थोड़ी ना है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह सुनकर शुयान खुद ही मना कर देता है और कहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। बट जांगवांग थोड़ा परेशान हो जाता है। अभी वो समुद्र के पास बैठा रहता है, तो वहां पे ढूंढते हुए जांगवांग आ जाता है और कहता है कि उन लोगों की बातों को चिंता मत करो, वो सब बेवकूफ है, हर चीज से डर जाते हैं। लेकिन शुयान धीरे से कहता है कि मैं टीम स्पोर्ट्स के लिए सही नहीं हूँ। तभी जांगवांग कहता है कि तुम कब तक हर चीज से भागते रहोगे, उन्हें तुम्हें जिंक्स कहने का क्या हक है। ये सारी बदकिस्मती वाली बातें सिर्फ बकवास है, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ उनकी अपनी किस्मत थी। तुम तभी शुयान कहता है कि तुम नहीं जानते कैसा लगता है कि जब अपना ही पिता तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम नहीं जानते कैसा लगता है जब तुम्हारे इकलौते दोस्त कार एक्सीडेंट में घायल हो जाए। हर बार जब मैंने किसी से साथ अच्छा करने की कोशिश की, उनके साथ कुछ बुरा हो गया। एक बार तो इत्तेफाक हो जाता है, लेकिन दूसरी बार एक्सीडेंट और तीसरी और चौथी बार क्या। और तो बताओ, अपनी किस्मत मान लेने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। जांगवांग कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में ठीक तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मॉन्स्टर की तरह ट्रीट होना कैसा लगता है। मेरी फैमिली में मेरा दूसरा भाई मॉन्स्टर कहलाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लड़के पसंद है। मेरे डैड की नजरे में वो एक शर्म था और मैं भी डरता था कहीं मैं भी उनके लिए शर्म न बन जाऊं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन्हें कभी खुश नहीं कर सकता। इसलिए मेरे और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों उनकी नजर में बेकार
है। शुयान कहता है कि मैं तुम्हारे दुख से अपनी कहानी की तुलना नहीं कर सकता और बस इतना कहना चाहता हूँ कि दादी के गुजर जाने के बाद मुझे बहुत सी बातें समझ आई और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये समझ लो। बट जांगवांग कहता है कि तुम कभी भी वो बदकिस्मत इंसान नहीं थे जैसा लोग तुम्हें समझते और मेरे लिए तुम वो इंसान नहीं हो जो बदकिस्मती वाला है, बल्कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम ही वो इंसान हो जिससे मुझे अपनापन और गर्माहट महसूस होती है। वो उसके और कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई तो वो तुम्हारी गलती नहीं होगी, वैसे भी मैं काफी मजबूत हूँ, झेल लूंगा। बास्केटबॉल टीम में तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। और ये कहता है कि वैसे सच बोलूं उस दिन स्कूटी तुमने बहुत अच्छा कूल तरीके से चलाई। अभी वो बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, फिर बोलता है कि चलो एक वादा करते हैं। उसका हाथ पकड़कर वो अपनी तरफ खींच, तभी वो बोलता है कि ठीक है हम डील है। आगे दिखाया जाता है कि जब शुयान फिर से बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने लग, आगे उसकी बहन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम फिर से बास्केटबॉल खेल रहे हो क्या। ये तुम तो कहते थे कि टीम वर्क वाले स्पोर्ट्स बहुत सिरदर्द होते हैं, क्या ये इसलिए क्योंकि जांगवांग ने तुम्हें टीम में आने को कहा। प्यार की ताकत सच में कमाल की होती है भाई। अब तुम और जांगवांग पूरे स्कूल के सबसे पॉपुलर लोग हो गए हो, तुम दोनों ही की हरकत पर मेरी नजर रहती है। तो उसका भाई बोलता है तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो क्या, लेकिन पहली बार वो इतना खुलकर मुस्कुराता है, उसकी स्माइल कितनी अच्छी लगती है यार। आगे दिखाया जाता है कि जब वो स्पोर्ट्स टीम के साथ हॉल में खड़े रहते हैं तो कुछ लड़के जानवांग से कहते हैं कि तुम्हें ये यहाँ इसको यहाँ लाना जरूरी था क्या। बट वो तभी उनकी तरफ देखता रहता है शुयान, और तभी एक बास्केटबॉल उठाता है और सीधे परफेक्ट शॉट मारता है। सभी हैरान हो जाते हैं तो जांगवान को भी थोड़ा प्राउड फील होता है और कहता है, साफ साफ बोल देता है कि मैं फिर से कह रहा हूँ मैं तभी टीम में शामिल होऊंगा जब शुयान भी टीम में होगा, वरना किसी और को ढूंढ लो। और उनकी बात मान लेते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।